Hey, hello everyone. I welcome to Arc Genesis. Today we are going to continue architecture quiz series. ऑलरेडी 3-4 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको जाकर देखें अगर आपने नहीं देखी है। जो ये क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाटा और जेई में पूछे जा सकते हैं, दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द बिल्डिंग विद देयर आर्किटेक्ट्स। लेफ्ट हैंड में आपके जो है यहाँ पर आर्किटेक्ट्स का नाम दिया गया है और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स का नाम दिया गया है। आपको मैच करना है कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई है, किसने डिज़ाइन किया है। राइट, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि वीडियो को पोस्ट करो, फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपको देखो कि क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, उसके बाद तो हम लोग देखेंगे। सो आई होप आपने सही जवाब दे दिया होगा, ट्राई किया होगा एटलीस्ट। तो देखते हैं। बात है सेंटर पोम्पेडियो। सेंटर पोम्पेडियो जो बिल्डिंग है, ये पहले तो बिल्डिंग देखो कुछ अलग सी लग रही होगी आपको देखने में। सो इट वाज डिजाइन इन द स्टाइल ऑफ द हाईटेक आर्किटेक्चर। तो जो स्टाइल में डिजाइन की गई है उसका नाम है हाईटेक आर्किटेक्चर बाय द आर्टिफिशियल टीम ऑफ रिचर्ड रोगर, सू रोगर एंड रेंजो पियानो। तो जो क्वेश्चन में जो वर्ड मेंशन है, जो नेम मेंशन है, इट इज रेंजो पियानो। तो जो बिल्डिंग है रिचर्ड रोजर और सो रोगर और साथ में रेंजो पियानो ने डिजाइन की है। तो दोनों का रोगर ब्रदर्स याद रख लो एंड रेंजो पियानो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी एग्जाम में आपको रिचर्ड रोगर पूछ ले, फिर आपको लगेगा रेंजो पियानो है, वो डिज़ाइन किया। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ हाईटेक आर्किटेक्चर। हाईटेक आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, हाईटेक आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशनिज्म मतलब, तो ये वर्ड भी आपको याद होना जरूरी है, नाटक पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी इनटू बिल्डिंग डिजाइन। तो जो हाईटेक इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको डिजाइनिंग में यूज करना। मतलब हाईटेक आर्किटेक्चर ग्रू फ्रॉम द मॉडर्निस्ट स्टाइल, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1970s, 1970 के बाद में स्टार्ट हुआ। यूटिलाइजिंग न्यू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड द बिल्डिंग मटेरियल। 1970s में क्या हुआ, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग टेक्निक्स डेवलप होने लगी थी। तो ऐसी टेक्निक को अपने आर्किटेक्चर में यूज करना, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशनिज्म या फिर हाईटेक आर्किटेक्चर। इट एम्फेसाइजेज ट्रांसपेरेंसी इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब जो आप डिजाइन कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। सीकिंग टू कम्युनिकेट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए बिल्डिंग थ्रू आउट इज इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर। और देखना चाहिए अंदर जो है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी, लाइक जो फंक्शन जिस काम के लिए बिल्डिंग बनाई गई है वो बाहर से दिखना जरूरी है, एक्सप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, हाईटेक आर्किटेक्चर मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, ग्लास एंड द लेसर एक्सटेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आपको ग्लास, एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो जैसे ये है बिल्डिंग, लियोलार्ड बिल्डिंग है लंदन में, तो ये रिचर्ड रोगर ने बनाई है, ये भी लंदन में, तो आप देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द हाईटेक आर्किटेक्चर। फिर आता है HSBC। HSBC की फॉर्म आई थिंक हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, कुछ ऐसे ही नाम है। हांगकॉन्ग हेडक्वार्टर कंप्लीटेड इन 1985। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द हाईटेक आर्किटेक्चर। इसके किसने डिजाइन की है? ये जो आई थिंक फोस्टर एंड पार्टनर्स जो फॉर्म है उसने डिजाइन की। ठीक है, तो ये बिल्डिंग भी याद रख लो। ये हाईटेक आर्किटेक्चर का क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको एल्यूमिनियम, यहाँ स्टील अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीनिंग बाय दी हाईटेक आर्किटेक्चर। तो ठीक है, नेक्स्ट कम टू दी लूवर्स, द ग्रैंड लूवर्स पिरामिड। देखो ये वाला है ना, ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। सो द लूवर पिरामिड, इसको बोल जाता है इज ए लार्ज ग्लास एंड मेटल स्ट्रक्चर। तो ये ग्लास का बना हुआ और मेटल का बना हुआ है। जो बीच में फ्रेम है ये मेटल का है और जो बाकी सब है बना हुआ ग्लास का। डिजाइन बाय द चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट IMP। तो जो आर्किटेक्ट का नाम क्या है? IMP। द पिरामिड इज अ मेन कोर्टयार्ड ऑफ द लूवर पैलेस इन पेरिस, सराउंडेड बाय द 3 स्मॉलर पिरामिड। तो आप यहाँ देखें ना, ये रहा दूसरा ये। द लार्ज पिरामिड सर्व एज अ मेन एंट्रेंस टू द लोअर म्यूजियम। तो अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हैं, यहाँ से आप एंट्री करेंगे लोअर्स म्यूजियम की। एंड कंप्लीटेड 1988 एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ग्रैंड लोअर्स प्रोजेक्ट। इट हैज बिकम अ लैंडमार्क ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये मतलब म्यूजियम है जो पेरिस की लेगेसी है, पेरिस के जो फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी लाइक पेंटिंग हो सकती है या फिर स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। मोनालिसा भी यहाँ पर ही रखी हुई है। तो इसके जो आर्किटेक्ट है इट इज IMP। फिर आता है यहाँ पर एक गलत स्लाइड गलत हो गई है। सो इट इज़ द हैबिटेट 67, और हम उसको बोल सकते हैं सीधे हैबिटेट इज अ मॉडल कम्युनिटी एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। मतलब कनाडा की जो प्रोविंस है क्यूबेक है, उसका एक सिटी है मॉन्ट्रियल। तो वहाँ पर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है
डिज़ाइन बाय द इजरायली कैनेडियन, जो इसराइल में उनको बर्थ हुआ, जन्म हुआ था, एंड कनाडा में सिटीजनशिप ले ली थी बाद में, मोशे शैफ्ती। इट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज हिज मास्टर थीसिस एट द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। एक्चुअली क्या था, इनकी स्टोरी क्या है, जब अपनी मास्टर्स कर रहे थे तो एक थीसिस लेना होता है, लाइक एक टॉपिक लेना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना है। आप भी ये काम करने वो करोगे अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो आर्किटेक्चर, आप एज आर्किटेक्ट परस्यू करते हो, सो इन द 10th सेमेस्टर यू हैव टू चूज एन टॉपिक एज अ थीसिस, और आप 6 महीने उसे प्रोजेक्ट करते हो। सेम चीज़ उन्होंने भी की जब मास्टर्स कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी, एंड देन बिल्ड अ पवेलियन फॉर एक्सपो 67। तो वहाँ पर उसको थीसिस को काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने एक पार्टिसिपेट किया, पावेलियन बनाया वहाँ पर, और मतलब पावेलियन कहाँ पर था, वर्ल्ड फेयर चल रहा था वहाँ पर इन 1967। तो ये चीज़ आती है कि हैबिटेट 67 कहाँ से आया, कि जो इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये वर्ल्ड फेयर जो कि 1967 में चल रहा था उस टाइम पीरियड में, तो वहाँ पर एक छोटा सा पावेलियन था, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को दिखाया, तो उसको बोला जाता है हैबिटेट 67। ये बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है। अगर हम बात करें हैबिटेट 67 डिजाइन बाय द इजरायली कैनेडियन आर्किटेक्ट मोशे शैफ्ती, तो द आर्किटेक्ट नेम वाज मोशे शैफ्ती एज द कैनेडियन पवेलियन फॉर द वर्ल्ड एक्सपोजिशन of 1967 were originally intended as an experimental solution for high quality housing इन डेंस अर्बन इन्वायरमेंट। एक्चुअली क्या था, इसके 2 कॉन्सेप्ट थे। ये क्यों बनाया गया था, उनका आइडिया क्या था, उनका एक तो ये था कि जो प्रॉब्लम वाज कि हाई क्वालिटी हाउसिंग कैसे दे सकते हो आपको एक अर्बन इन्वायरमेंट है, मतलब डेंस इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, तो दिस रीजन्स आर वेरी हाई डेंस पॉपुलेशन है ना, वहाँ पर अगर आप बड़ा एरिया दोगे तो फिजिबल नहीं है, इट इज़ गोइंग टू वेरी कॉस्टली। तो उनका एक आइडिया ऐसा था कि हाउ कैन आई मेक दिस काइंड ऑफ द बिल्डिंग जो इट कैन प्रोवाइड द हाई क्वालिटी हाउसिंग इन द वेरी हाई डेंस एरिया लाइक सिटी एरिया। शैफ्ती एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्री फैब्रिकेशन मॉड्यूलर यूनिट्स, और यहाँ पर उनका जो सॉल्यूशन निकाला ये था कि प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर्स, मतलब साइड से कहीं और बने हुए हैं, उन्हीं को यूज किया जाए टू रिड्यूस हाउसिंग कॉस्ट एंड अलाउ फॉर अ न्यू हाउसिंग टाइपोलॉजी दैट कुड इंटीग्रेट द क्वालिटी ऑफ द सब अर्बन होम इनटू अर्बन हाई राइज। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली इसके बारे में बात भी की थी, एक अपनी को बुक लिखी थी, एक आर्टिकल लिखा था, एंड मोशे शैफ्ती स्टेटेड दैट हैबिटेट 67 इज रियली 2 आइडियाज इन 1। उनका था कि जो हैबिटेट 67 जो था वो 2 आइडिया का ही एक कंबाइन एफर्ट था। वन इज अबाउट टू प्री फैब्रिकेशन, कि हम प्री फैब्रिकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक हाउ कैन इट बी यूज इन टर्म्स ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंड द अदर इज अबाउट रीथिंकिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग डिजाइन इन द न्यू पैराडिज्म, कि एक जो अपार्टमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है अर्बन एरियाज में, उसको नए तरीके से कैसे सोचा जा सकता है, एंड द सॉल्यूशन वाज हैबिटेट 67। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मोशे शैफ्ती के बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो मोशे शैफ्ती की बड़ी फेमस बिल्डिंग है जो इंडिया में ही लोकेटेड है। एक्चुअली ये न्यूज़ 4-5 साल पहले की है। विरासत खालसा एक बिल्डिंग का नाम है, डिजाइन बाय मोशे शैफ्ती, बिकम मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन इंडिया विद इन 5 years। 5 साल के अंदर अंदर जो ये बिल्डिंग डिजाइन की गई थी, इट वॉज डिजाइन एज अ म्यूजियम, और वो इंडिया की सबसे ज़्यादा देखने वाला म्यूजियम बन चुका है। सो विरासत खालसा नाम द बिल्डिंग, द नेम ऑफ द बिल्डिंग वॉज विरासत खालसा, अमेजिंग बिल्डिंग, अ सिख हेरिटेज म्यूजियम, मतलब जो सिख रिलीजन है उसकी जो हेरिटेज है उसके ऊपर को दिखाता हुआ एक बिल्डिंग है। डिजाइन बाय द मोशे शैफ्ती आर्किटेक्ट्स, बिल्ड 5 years ago इन अनंतपुर साहिब पंजाब, इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन इंडिया। तो ये जो न्यूज़ है ये अभी की नहीं है, पुरानी है, लेकिन आप समझ सकते हो इट इज़ वेरी फेमस है ना। नियरली 10 million persons have visited it since it inaugurated नवंबर 2011, 2021 में इनोग्रेट हुआ, और ये 2022 चल रहा है, तो आई थिंक 11 साल पुरानी बात है। ठीक है, और 5 साल पुरानी न्यूज़ है, तो ऐसा नहीं है कम हो गया होगा, ऑफकोर्स कोविड में थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द म्यूजियम्स, तो ये पता होना जरूरी है। सो वीडियो को पॉज करो, एक बार विरासत खालसा की जो फोटोग्राफ्स हैं एक बार गूगल पर चेक करो, अपने माइंड में उसको याद करने की कोशिश करो। ये भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो पूछी जा सकती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हैदर अलीयेव सेंटर। तो जो हैदर अलीयेव सेंटर है इस जो एरिया है इट इज़ इन बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है, एंड डिज़ाइन बाय इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़ाहदी। तो उनकी जो बॉन्ड हुआ था इराक में हुआ था, बाद में उन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप ले ली थी ज़ाहदी। तो आप नाम भी सुना होगा ऑफकोर्स, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 2004 शी गॉट प्रिट्जकर अवार्ड एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन आर्किटेक्ट, पहली जो वुमेन आर्किटेक्ट थी जिनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला, इट वाज ज़ाहदी। और आई थिंक 4-5 साल पहले इनकी डेथ भी हो गई है। एंड नोटेड फॉर इट्स इनडिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर एंड फ्लोइंग कर्व स्टाइल दैट एक्सक्यूज शार्प एंगल्स, मतलब जो
जो डिज़ाइन किया गया है कोई भी शार्प एंगल नहीं है, पूरा का पूरा कर्वीलिनियर टाइप का आर्किटेक्चर है। द सेंटर इज नेम्ड आफ्टर हैदर अलीयेव, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत अजरबैजान, 1969 टू 1982। तो 1980s के आसपास 70s 80s में फर्स्ट सेक्रेटरी रहे थे हैदर साहब, हैदर अलीयेव। उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने आफ्टर 1993। लाइक 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, लाइक डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर एक यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया हुआ करता था, उसके बाद 1991 डिसइंटीग्रेट होता है एंड इट डिवाइडेड इनटू 15 कंट्रीज, 15 कंट्रीज में यूक्रेन वगैरह सारा का सारा जो रीजन है ये यूएसएसआर का ही पार्ट था। तो ये रीजन भी पता होना जरूरी है, कौन से सिटीज़ है, कौन से कंट्रीज़ हैं। 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ। तो वहाँ पर जो ये हैदर अलीयेव थे, इन्होंने ही एज अ प्रेसिडेंट का भी काम संभाला फ्रॉम 1993 टू 2003। और नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग्स बनती नहीं थी जो रशिया के अंदर, अगर आप देखेंगे ये यूएसएसआर में, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था। सो दिस वाज लाइक अ ब्रेक थ्रू इवेंट इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द अजरबैजान। ऐसा डिज़ाइन नॉर्मली पहले कहीं पर भी कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसके द आर्किटेक्ट वाज ज़हा हदीद। तो अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ, देखो ऑप्शन क्या लिखा है, पी का 2, पी का 2, पी का 2 एंड पी का 1। तो यहाँ से मुझे क्लियर है कि पी का 1 तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता, दिस इज कॉल्ड दी टेक्निक फॉर अटेम्प्टिंग दी एमसीक्यूज। नॉर्मली जो एग्जामिनर की तरफ सोचोगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाएंगे, अगर लेट्स से कि उसको पता है कि जो पिरामिड जो लोअर्स के पिरामिड हैं वो ओनली जो है आईएमपी ने डिज़ाइन नहीं किए हैं, लेट्स से कि एज अ स्टूडेंट आई नो दिस फैक्ट। तो अगर मुझे सिर्फ ये फैक्ट पता होगा, इफ़ आई एलिमिनेट दिस पार्ट, तो मेरे 3 ऑप्शन चले जाएंगे, है ना। तो कोई भी एग्जामिनर होते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए उनको पता होता है कि इसका सही ऑप्शन क्या है और कहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होंगे। तो ये भी टेक्निक होती है, लाइक आई नो कि पी के 3 ऑप्शन, पी में 3 ऑप्शन में दिया हुआ, पी का 2 है, 1 में नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए 1 का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन गैस वर्क होता है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम समझ सकते हो। खैर, आईएमपी का जो है वो है लुवर्ट्स, ठीक है। ज़हा हदीद की बिल्डिंग कौन सी, हैदर अलीयेव सेंटर। रेंजो पियाना की कौन सी है, द सेंटर पोम्पेडियो एंड मोजे शैब्दी की हैबिटेट 67। तो मिलाने लेना, मतलब पी का 2 आएगा, क्यू का 4 है, आर का 1 है और एस का 3 है, एस का 3, तो ये पी का 2, ये हो गया ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द आर्किटेक्ट्स विद देयर कोड। तो जो आर्किटेक्ट हैं कुछ उन्होंने कोड दिए हैं, उनको आपको मैच कराना है कौन से आर्किटेक्ट ने कौन सा फेमस कोड बोला है। लेस इज मोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेस इज मोर। लेस इज मोर ही बोला गया इसके अपोजिट, कि लेस इज मोर का मतलब क्या, जितना कम है उतना ही ज़्यादा है, मतलब आप कम भी लिखोगे, कम भी काम करोगे वो सफिशेंट है। लेस इज बोर किसी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कम काम करते हो तो बोरिंग सी फीलिंग आती है। ठीक है, फिर आता है ऑर्नामेंटेशन इज क्राइम, और फिर आता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड इन आर्किटेक्चर, दिस इज फॉर्म फॉलोज फंक्शन। अगले 5 साल जब आप कॉलेज में जाओगे आपको यही कोड हर जगह दिखता रहेगा। उसके बाद भी आप कॉलेज के बाद भी जाओगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लाइक इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट मोस्ट फेमस कोड इज फॉर्म फॉलोज फंक्शन। डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेस इज मोर मतलब क्या है कि जितना जो चीज़ कम है उतनी ही ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, कम का काम करोगे लेकिन वो सही होना जरूरी है। तो दिस वाज द नेम दैट वाज लुडविग मीस वेंट्रो, उन्होंने बोला लेस इज मोर। अच्छा, आप बता सकते हैं ये क्या है, ये उनकी बिल्डिंग है, उसी का प्लान है। इस बिल्डिंग का नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद सर्च करना है। सर्च करोगे कि लेस इज मोर और मिस वेंट्रो, या फिर आप देखोगे उनकी बिल्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर बाई चांस किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना, आई विल पिन इट, मैं पिन कर दूंगा जिससे बाकी लोगों को पता चल सके। ठीक है, सो उनका अब बिल्डिंग का आपको देख कर लगा प्लान कितना सिंपल प्लान बनाया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पर कोड दिया कि लेस इज मोर, जितना आप कम डिज़ाइन करोगे, जितना कम करोगे, लेकिन इट हैज़ टू बी एक्यूरेट, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, तो उतना ही ज़्यादा है, लेस इज मोर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिस वेंट्रो। फिर एक आता है कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, सुलेमान का है। देखो किसी भी इसको आप ऐसा समझते हैं कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे एग्जांपल, लेट मी थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट कि इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन कि आपकी सबसे फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है,
आप वीडियो पॉज करो, मतलब सुनने के बाद आप सोचना कि आपकी फेवरेट बिल्डिंग कौन सी है, आपको ऐसी कौन सी बिल्डिंग पसंद है जो सबसे अच्छी लगी होगी आपको। कोई ना कोई तो बिल्डिंग तो होगी। अब आप ये सोचो कि जो बिल्डिंग आपको पसंद है, इट कैन बी ऑफ लेट से कि ताजमहल हो गया, या फिर लाल किला है, या फिर कोई टेम्पल है, कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग आपको क्यों पसंद है? तो सेकंड क्वेश्चन इज कि बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल माय फेवरेट बिल्डिंग इज लाइक कोलोसियम, आई लाइक दिस बिल्डिंग जो रोम में है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि बिल्डिंग पसंद क्यों है, तो या आपको कोई बिल्डिंग पसंद क्यों है? क्योंकि देखने में सुंदर है। आप ये बोलेंगे ना कि मैग्निफिकेंट है, सुंदर है, अच्छी बनी हुई है। तो जो आप बात कर रहे हो फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो कि उसकी जो बिल्डिंग है, ताजमहल सुंदर क्यों लगता है? बिकॉज सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल, है ना, फॉर्म है। इसकी फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कोलोजियम बिल्डिंग पसंद क्यों है मुझे? क्योंकि उसकी फॉर्म बड़ा अच्छी है। या आपकी कोई फेवरेट बिल्डिंग भी होगी, इट कैन बी नॉर्मल बिल्डिंग जो किसी को ना पता हो, उसका अपना फॉर्म देखी हुई है ना, कि फॉर्म उसकी अच्छी है, सुंदर सी बनी हुई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हम लोगों ने विरासत खालसा, उसकी आप बिल्डिंग देखेंगे तो इट्स लुक ब्यूटीफुल। तो ये फॉर्म है। नॉर्मली जब हम लोग किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी फॉर्म देख के अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। अब किसी भी आर्किटेक्ट के माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैं उसकी बिल्डिंग को सुंदर बनाऊं, या फॉर्म के हिसाब से डिज़ाइन करूं, या फंक्शन के हिसाब से डिज़ाइन करूं। फंक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक एन हॉस्पिटल। अब मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, तो मेरी बिल्डिंग का फंक्शन क्या है कि उसको जो हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। जिसको सही तरीके से समझते हैं, लेट से कि आई वॉन्ट टू मेक अ लाइक प्ले स्कूल, छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनाना है। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी हो, नेचुरल इन्वायरमेंट हो, बच्चों को इंजरी ना हो। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। कि मैं उसकी बिल्डिंग को 10 स्टोरी पर दे सकता हूँ, 10 स्टोरी पर नहीं दे सकता। क्या मैं वहाँ पर ग्लास यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं वहाँ पर ऐसे प्लांट्स यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पर कांटे हों? नहीं यूज़ कर सकता। या फिर मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर इंजरी हो सकती है, या फिर बिल्कुल रोड के किनारे नहीं यूज़ कर सकता, है ना। सो दीज आर सम फंक्शंस कि अगर मैं प्ले स्कूल बना रहा हूँ तो सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, फिर मुझे वहाँ देखना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट होना जरूरी है। सो दीज आर द फंक्शन। तो किसी भी आर्किटेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, या तो फॉर्म को देखे या फिर उसके फंक्शन को देखे। अगर मैं हॉस्पिटल डिज़ाइन करने लगा हूँ तो मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए, डॉक्टर इजीली वहाँ पर अप्रोचेबल हो, वहाँ पर जो मेरी एम्बुलेंस आ रही है उसको बिना कुछ ज़्यादा रोके टोके सीधी की सीधी हो, डॉक्टर के पास जल्दी पहुँच सके। सो दिस आर दी फंक्शन। उसकी फॉर्म मुझे कैसी बनेगी? लेट से मैंने बिल्डिंग ऐसी बना दी, कुछ इस तरह की बिल्डिंग बना दी, या फिर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, लेट से कि ऐसी बिल्डिंग मैंने कुछ डिज़ाइन की हुई है, तो ये इसकी फॉर्म है। लेकिन मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शन। कि क्या है, अगर मैं हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे हॉस्पिटल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर मैं रेजिडेंशियल ब्लॉक डिज़ाइन कर रहा हूँ तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से मुझे सेम जो फंक्शन जरूरी है होने जरूरी है, ठीक है। तो हेनरी सुलेवान ने ये बोला कि आपका जो एज आर्किटेक्ट जो मेन काम है वो फंक्शन पर वर्कआउट करना। आपकी जो क्लाइंट की जो नीड है उसको पूरा करो। अगर आपने पूरी की पूरी फंक्शन डाल दिया है तो फॉर्म ऑटोमेटिकली ही उसको फॉलो करेगी। मतलब क्या है कि द फंक्शन शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्म विल फॉलो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्म वन फॉलोस। फंक्शन में क्या है, ताजमहल सुंदर लगता है तो देखने में उसकी फॉर्म अच्छी है, बट फंक्शन क्या है उसका कुछ और है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही, रूम छोटे से बने हुए हैं, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, या फिर वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन तो गलत हो गया, फॉर्म अच्छी हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड कि फॉर्म जो है फंक्शन का सेकेंडरी है, पहले फंक्शन वर्कआउट करो, फॉर्म विल ऑटोमेटिकली फॉलो दिस। तो क्लियर है। तो मैं उसको बता देता हूँ। लेस इज मोर का जो बोला था मिस वेंट्रो, और लेस इज मोर बोला गया था रॉबर्ट वेंचुरी ने, ठीक है। फिर आता है फॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, तो ये दिया था लुइस सुलेवान ने। फिर आता ऑर्नामेंटेशन इज अ क्राइम। एक्चुअली क्या था, इट स्टार्टेड इन 1910 के आसपास की बात है। उससे पहले आर्ट नोव्यो मूवमेंट चल रहा था, आर्ट नोव्यो, न्यू आर्ट के नाम से। तो वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स, ऑर्गेनिक शेप्स यूज़ की जा रही थी, ऑर्नामेंटेशन पूरा किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक नई थॉट आया, एक एडोल्फ लॉस थे, उन्होंने ये बोला कि किसी भी बिल्डिंग को ऑर्नामेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइक डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेकोरेट करने से फंक्शन मीट नहीं होता है उसका, एक तरह से रिसोर्स और एनर्जी और टाइम का वेस्टेज है। तो उन्होंने बोला, एक बुक लिखी ऑर्नामेंटेशन एंड क्राइम, और वहाँ पर ये बोला उन्होंने कि ऑर्नामेंटेशन इज अ क्राइम, कि देयर इज नो नीड टू ब्रिंग द ऑर्नामेंटेशन इन द बिल्डिंग। ऑर्नामेंटेशन क्या समझोगे आप, और मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लेट्स से आप जहाँ पर पढ़ाई करते हो तो आपने कुछ पोस्टर लगा रखे होंगे, क्या पोस्टर का उस फंक्शन से रिलेटेड कुछ है? नहीं है। हो सकता है कि आप बोलेंगे सर मुझे मोटिवेट करता है या फिर मुझे अच्छा लगता है, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग फंक्शन देयर इज नो नीड ऑफ द ऑर्नामेंटेशन। दीपावली होती है या होली होती है, सो हम क्या करते हैं, कुछ सुंदर सा बनाते हैं ना, कुछ लाइक अपनी लड़ियाँ लगाते हैं। सो दिस इज ऑर्नामेंटेशन। अकॉर्डिंग टू द एडोल्फ लॉस, ऑर्नामेंटेशन वॉज अ क्राइम।
ठीक है, उन्होंने इसको मना किया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बोल तो बहुत ही थीसिस है, एक छोटा मोटा सम, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू जस्ट लाइक मेक अ 2 or 3 minute एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको जो थोड़ा वो जो मेन क्रक्स था वो यही था। ठीक है, सो ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था 8 नोवियों के अगेंस्ट, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और 8 नोवियों के बाद ये था कि ऑर्नामेंटेशन पर हमें एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्लियर है, लेस इज मोर किसने बोला? मिस वेंट्रो। सो पी का 3, वैसे मैं समझ सकता हूँ, पी के 2 ऑप्शन है तो पी का 1 और 4 तो नहीं होगा, सो आइदर ऑप्शन ए है या बी है। ठीक है, और दूसरा भी समझ सकता हूँ, क्यू का भी देखो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यू का 3 और 2 नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि मेरा ऑप्शन ए और बी में से ही होगा। दिस इज माई टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। एमसीक्यू को मेरा मानना यह है कि एमसीक्यू इज नॉट द फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन, इट इज द आर्ट ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शन। आई थिंक आप समझ गए। अगर आपको कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, तो एमसीक्यू के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको सोल्व करो। एमसीक्यू का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से सही जो ऑप्शन है चूज तो करना है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि P3 है, तो यहाँ पर सो आई नो कि लेस इज मोर जो है मिस वेंट्रो का है, लेस इज मोर रॉबर्ट वेंचुरी का है, ऑर्नामेंटेशन इज क्राइम अडोल्फ लॉस, और फॉर्म फॉलोज फंक्शन सुलेमान। अगर आपसे बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कोट है तो आप ये तो याद ही कर लो, फॉर्म फॉलोज फंक्शन का, और लेस इज मोर को भी याद कर लीजिए, दोनों को। तो क्लियर, पी का 3, क्यू का 1, आर का 4, एस का 2। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको थोड़ा सा सही लग रहा होगा ये। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, रादर देन कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊँ आपको, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रोट लर्निंग होती है उसकी जो वैलिडिटी है, याद रखने की कैपेसिटी है, वो शॉर्ट टर्म होती है। इट्स बेटर कि हम उसको समझें, क्योंकि आपको आर्किटेक्चर करना ही है। तो आज भले ही नाटा में आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, बट बिलीव मी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज मैच द आर्चेज विद देयर स्टाइल। हमने वोकैबुलरी सीरीज के अंदर आर्चेज पढ़े थे, हमने नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लो, बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है और बहुत काम की वीडियोज़ हैं। तो आपको बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्चेज होते हैं, लाइक पॉइंटेड आर्चेज है, मल्टीफॉयल आर्चेज है, हॉर्सशू आर्च है, या फिर सेमी सर्कुलर आर्च है। तो ये कौन कौन से स्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है। तो पॉइंटेड आर्चेज, मल्टीफॉयल आर्चेज, हॉर्सशू एंड सेमी सर्कुलर, एक बार देख लेते हैं इन सबको, फिर हम लोग इस पर वापस आएंगे। अगर हम पॉइंटेड आर्चेस के बारे में बात करें तो पॉइंट आर्चेस का मतलब क्या है, ये कहीं एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं ना, एक पॉइंट है, मतलब क्या है, इसको मैं और तरीके से समझ सकता हूँ। अगर मैं बनाना हो तो मैं यहाँ पर रेडियस लूंगा और यहाँ पर एक कर्व लगा दूंगा, मैं फिर अगला रेडियस लूंगा, यहाँ पर एक कर्व लगा दूँ, सो इट विल बिकम द पॉइंटेड आर्चेस। ठीक है, अब हो सकता है कि स्प्रिंकल लाइन में हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो ये वाला है, जो ये इस अगर मार्च की बात करें तो इसका जो यहाँ पर निकल का आएगा, इसका थोड़ा बाहर आएगा। ठीक है, तो कहीं भी हो सकता है, बट अगेन इट इज पॉइंटिंग टू वन पॉइंट। आप पॉइंटेड आर्च, ओगिवल आर्च या गोथिक आर्च बोला जाता है, तो यहाँ से याद रखना गोथिक आर्च, गोथिक आर्किटेक्चर का ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज एन आर्च विद अ पॉइंटेड क्राउन। तो मतलब क्या है, जो क्राउन है, जो ये वाला पार्ट है, सो क्राउन बोला जाता है, वो पॉइंटेड है। whose two curving sides meet as relatively sharp angle at the top of the arch, और जो कर्व लाइन है वो कहीं ना कहीं एक शार्प एंगल पर मिलते हैं। द आर्किटेक्चर एलिमेंट वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन गोथिक आर्किटेक्चर। तो क्लियर हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पॉइंटेड आर्चेस जो हैं इट इज फॉर द गोथिक आर्किटेक्चर, तो पी का 1 वैसे मुझे क्लियर है, पी का तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 ऑप्शन है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना पता होगा कि गोथिक है, बुद्धिस्ट है, तो मैं तब भी सॉल्व कर सकता हूँ, 50% सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, सही फोकस है ना यहाँ पर? नहीं है तो वीडियो पॉज कर लो, दोबारा देख लेना, लेकिन सारा एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, बल आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। फिर आता है मल्टीफॉयल आर्च। मल्टीफॉयल आर्च का मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीफॉयल। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, पॉली का मतलब भी एक से ज़्यादा ही होता है ना, पॉलीगोनल। ठीक है, पॉलीगॉन, पॉलीएंड्री, ये सब वही के वर्ड्स हैं। मतलब पॉली जो है इनका प्रीफिक्स यूज हुआ है, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा, पॉली बहुत ज़्यादा। ऑल्सो नोन एज अ कस्प्ड आर्च या फिर पोलीलोब्ड आर्च और स्कैलॉप्ड आर्च इज एन आर्च कैरेक्टरिस्टिक बाय द मल्टी सर्कुलर और अ लीफ शेप्ड देयर आर कट इनटू इट्स इंटर प्रोफाइल। मतलब क्या है, देखो आर्च तो मेरा ये पूरा ही था, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर कुछ ऐसा कट मार दिया, तो उसको बोलते हैं मल्टीफॉयल आर्चेस। द टर्म फॉयल कम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, मतलब लीफ, पत्तिया से एक वर्ड है जो फ्रेंच का मतलब होता है, फ्रेंच में बोलते हैं, फॉयल का मतलब होता है लीफ। सो मल्टीफॉयल आर्च इज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक आर्ट। तो आपको ज़्यादातर जहाँ देखने को मिलेगी इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली इन द मोरिश आर्किटेक्चर ऑफ अल
अंडलोस मतलब इल्बेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है एक लैंडमास जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इफ लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनिनसुला? एज अ लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय द 3 साइड ऑफ द वाटर, उसको बोलेंगे पेनिनसुला। ठीक है, जैसे इंडियन पेनिनसुला है, नीचे वाला जो अपना पार्ट है ये, दिस इज इंडियन पेनिनसुला, ये वाला पार्ट है। और अगर 4 साइड से घिरा होगा तो क्या बोलेंगे? पेनिनसुला का मतलब क्या है कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इफ इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम इन ऑल 4 डायरेक्शंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल है, आइलैंड बोलेंगे उसको, आइलैंड। ठीक है, तो इबेरियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है? इबेरियन पेनिनसुला है, दिस इज इटली और ये वाला पार्ट है, यहाँ पोर्तुगल है एंड दिस इज स्पेन, दिस इज पोर्तुगल। तो जो ये वाला पार्ट है देखो, यहाँ पर भी वाटर से घिरा हुआ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, और यहाँ पर इस तरीके से। सो यहाँ पर कौन सा है? इट इज एटलांटिक। और यहाँ पर क्या है? दिस इज मेडिटेरेनियन सी। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, सो इट विल बिकम द पेनिनसुला। दिस इज पोर्तुगल, और जो ये पूरा का पार्ट होता है उसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। तो आपको यहाँ पर भी मुस्लिम कल्चर देखने को मिलेगा और अफ्रीका में कल्चर देखने को मिलेगा, मुस्लिम तो यहाँ पर भी है और अपने इंडिया में भी जो सेंट्रल है वहाँ पर। सो पर्टिकुलरली इन द इबेरियन पेनिनसुला एंड नॉर्थ अफ्रीका, जो मैंने अभी दिखाया आपको मैप में, एंड मुगल आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भूटान में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंडियन पेनिनसुला का मतलब है सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया के जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उन सबको मिला के, जहाँ पर भी मुस्लिम इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो यू विल गेट द मल्टीफॉल आर्चेस। सो इट इज रिलेटेड टू द मुस्लिम आर्किटेक्चर। अब मुस्लिम आर्किटेक्चर के नाम पर आपको लाल किला याद आता होगा, रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट में देखने को मिलेगा हमें, तो सही ऑप्शन है यस, अगर आप देखेंगे। सो ये दीवाने आम की फोटोग्राफ है, सो आप यहाँ देखेंगे, सो इट इज मल्टीफॉल आर्चेस। ठीक है, फिर आता है आपका सेमी सर्कुलर आर्चेस। सेमी सर्कुलर का मतलब क्या है? भाई पूरा सर्कुलर है मेरे पास, मैंने उसको आधा निकाल दिया, तो इट विल बिकम द सेमी सर्कुलर। इट इज सेमी सर्कुलर, दिस इज सेमी सर्कुलर। So semicircular arch in architecture is a type of the arch that in the introduce has the shape of the semicircular। अब introduce क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बता दिया है आपको पुराने वीडियोस में। ठीक है, नहीं बताया तो जाकर देख लो। इंट्रोडोस का मतलब चलो बता देता हूँ। जो ये अंदर वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं इंट्रोडोस, और जो बाहर वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रोडोस। ठीक है, तो जो इंट्रोडोस है semicircular arch in architecture is a type of the arch that is introduced has the shape of the semicircular। मतलब कि आपको semicircular आधा सर्कल की शेप होती है, उसको बोला जाएगा semicircular arch। नाम से क्लियर है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमन आर्ट एंड द स्टाइल डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो ये कहाँ पर रोमन आर्ट से आया है? सच एज रोमन्स्क्यू आर्किटेक्चर। तो रोमन आर्किटेक्चर के बाद क्या आता है? रोमन्स्क्यू आर्किटेक्चर। रोमन्स्क्यू का आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? रोमन्स्क्यू का मतलब क्या है? लाइक रोमन, रोमन जैसा रोमन्स्क्यू। द रेनेसांस आर्किटेक्चर एंड द बोरोक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, बट द करेक्ट ऑप्शन भी रोमन्स्क्यू आर्किटेक्चर। जो ऐसे हमने पढ़ा था पॉइंटेड आर्चेज रिलेटेड टू द गोथिक आर्किटेक्चर, और सेमी सर्कुलर आर्चेज जो हैं और रोमन्स्क्यू आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो द पॉइंटेड आर्चेज कहाँ से आया? गोथिक। मल्टीफॉइल आर्चेज इस्लामिक। हॉर्स शू आर्च जो है ये नॉर्मली मैंने जितना पढ़ा है कहीं ना कहीं पर लिखा होता है कि मुस्लिम आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेट का एग्जाम हुआ है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो इंडिया में जो एग्जाम होते हैं आर्किटेक्चर रिलेटेड, तो वहाँ पर हॉर्स शू आर्किटेक्चर को बोला जाता है, आर्चेस को बोला जाता है रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आप इसी का याद रखना, अगर हॉर्स शू के नाम से पूछा जाता है तो इट इज रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। एंड सेमी सर्कुलर आर्चेस का आएगा रोमन्स्क्यू। लगा लो, पी का तो 1 हो गया, तो मेरा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू का 4 होना चाहिए, क्यू का 4 दिख रहा है ऑब्वियस, और हॉर्स शू आर्च जो है बुद्धिस्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जो हमारा MCQs हैं उसकी एक आर्ट होती है सॉल्व करने की। MCQs के अंदर क्या है, आपको 3 ऑप्शन गलत दिए होंगे, एक ऑप्शन सही दिया होगा, राइट। तो आपका काम क्या है कि स्टार्ट एलिमिनेटिंग। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। आपको जो पता है ये नहीं हो सकता है, आपको सही मत चूज करो, सही आप ही चूज करो, गलत क्या है। अच्छा छोड़ो, आपको लेट से कि सर मुझे ये तो नहीं पता कि सही ऑप्शन क्या है, बट मुझे इतना पता है कि 3 ऑप्शन गलत क्यों है, तो बात तो ये होगी ना मेरे भाई। अगर आपको ये पता है कि ऑप्शन 2 या जो भी सही था, ऑप्शन लेट से ऑप्शन 2 वाज करेक्ट, मुझे ये नहीं पता सही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऑप्शन C और D तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो मल्टीफॉइल या फिर हॉर्सशू या फिर सेमीसर्कुलर नहीं होता। आई नो दिस फैक्ट कि पॉइंट आर्चेज है। अगर आपको इतना भी पॉइंट पता है ना ये वाला फैक्ट, तो P का सिर्फ 1 हो सकता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है,
सो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्च हो चुके हैं और जो कि जुलाई के एंड तक चलते रहेंगे। इट विल हैव द जेई एंड नाटा ऑल प्रिपरेशन। सो थैंक you for your time. See you in the next video.